इंडिया की रैली, इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है रांची में अभी इस वक्त, जहां पर हेमंत सोरेन जो जेल में, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर है। वहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची हैं, भगवंत मान वहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देखना होगा, राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और तमाम नेता तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव सब वहां पर पहुंचे हुए। वहां के भाषण जब होंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वहां पर क्या था मामला सबसे बड़ा कि दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला हुआ है। मोदी सरकार तानाशाही पर उतरी है, अपनी एजेंसी ईडी का गलत इस्तेमाल करती है, और उसका मैंने आपको दिखाई दिया बाद में। इस सब के बीच भी लड़ाई किस बात की चल रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं में। संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगती है अगर हम उद्धव ठाकरे की बात कर लेते तो। और उद्धव ठाकरे को अभी भी यही साल रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, मैं बन नहीं पाया। मतलब वो अभी भी वो सत्ता संघर्ष की नहीं, मेरा नाम आगे, मेरा नाम आगे, वो अभी भी विपक्ष के खेमे में आपको सुनाई देता है। अब इसी से एक जुड़ा हुआ आरोप है परिवारवाद का, करप्शन। ये भी हमने बहस की थी, करप्शन चुनाव में मुद्दा बनता है क्या? तो जवाब आया हाँ, मोदी ने करप्शन मुद्दा बना दिया। मोदी क्या परिवारवाद को करप्शन बना पाए हैं, मुद्दा बना पाए हैं? अब नीतीश कुमार की बात मैं आपको सुनाता हूं। नीतीश कुमार ने कहा लालू जी अपने एक एक बच्चे को सेट करने में लगे हुए हैं। इस पर रिएक्शन दिया तेजस्वी यादव ने। लेकिन क्या यह परिवारवाद जनता के लिए कोई मुद्दा है क्या? इस सुनिए जरा नीतीश कुमार की बात। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात तो भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। नीतीश कुमार पहले तो कह रहे हैं इतना बच्चा क्यों पैदा किया लालू यादव जी ने, और फिर कह रहे हैं अब एक एक करके सबको मंत्री, सांसद, सब कुछ बना देना चाहते हैं। हाँ सर, लेकिन बातों का कोई असर होता है क्या? नहीं, देखिए असर, आपने एक बड़ा शुरुआत में कहा था कि परिवारवाद मुद्दा बना है क्या? नहीं, परिवारवाद मुद्दा बना है। कोई भी परिवर्तन जो होता है वो एकाएक आपको लक्षित नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब कम से कम पॉलिटिकल पार्टियां भी इस मामले में सचेत हो गई हैं। और लोगों को एक बात तो बार बार आता है कि भाई ये गजब कैसा लोकतंत्र है जिसमें वोटर का बेटा हमेशा वोटर रह रहा है, सांसद का बेटा सांसद बनता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और प्रधानमंत्री का बेटा जो है और कुछ बनना ही नहीं चाहता, सीधे प्रधानमंत्री ही बनना चाहता है। राहुल गांधी। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हो सकती है क्या दुनिया में? डायनेस्टी पॉलिटिक्स हुआ है आखिर कितने दिन तक? आप बेटा, आप सत्ताधारी बने रहे और हम आपके वोटर रहे, गिनाइए ना यादव के नाम पर। कश्मीर से गिनाइए ना सर। आप कहीं, आप जितनी भी भारत की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितनी भी, मैं पूरा अपवाद नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप साउथ से चले आइए, साउथ में तमिलनाडु में चले जाइए। जयललिता की चूंकि कोई वारिश नहीं थी तो शशिकला साथ में थी, तो शशिकला को भी प्रोजेक्ट किया गया था, बाद में वो भी चढ़ गई। स्टालिन को बना दिया, स्टालिन उदयनिधि को बना दिया। आप चूंकि केरला के अंदर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वहां ये काम चल नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल में है जो अभिषेक को प्रमोट कर रहे हैं ममता दीदी, मायावती जो है वो अपने भतीजे को प्रमोट किए, मुलायम सिंह ने अपने बेटे को प्रमोट किया, लालू प्रसाद ने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को स्थापित किया, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे को स्थापित किया। आप कश्मीर चले जाएं तो शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। आप शिवसेना में चले जाइए, वहां पर आप देखिए उद्धव ठाकरे आकर के खड़े हो जाते हैं, वीरभद्र सिंह का बेटा आप जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एंटी कांग्रेस की पैदाइश हैं, और आज वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, एक। और दूसरी, इन्होंने सारी आइडियोलॉजी का नारा, सारे समाजवाद, सारे लोकतंत्र, सबको तिलांजलि देकर के अपने परिवार को खड़ा किया, अपनी जाति की राजनीति की, अपने परिवार की राजनीति। मैं रिफ्रेश करता हूं इस सवाल को थोड़ा, क्यों हमने आज ये परिवारवाद की बात की है। देश के दो बहुत बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर योगी आदित्यनाथ, इनके परिवार नहीं है। इनके बारे में क्या परसेप्शन है आम लोगों का? चलिए, जो इनको पसंद करते हैं उन्हीं का क्या परसेप्शन है।
अकेले आदमी हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, जनता के लिए काम करते हैं, कुछ कमाना धमाना नहीं है, कहाँ लेकर के जाएंगे, किसको देना है इनको, इसीलिए ये लोग ईमानदार हैं। ये हम लोग बाय एंड लार्ज ये कमेंट्री इनके लिए सुन लेते हैं। अब ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, शायद लोगों को परिवारवाद की एक मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को बढ़ाया, उसमें इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन क्या वो ये भी मानता है सौरभ एक जहां जरूर जोड़ सर, बस एक खत्म हो गया, जहां परिवारवाद है वहां करप्शन होगा ही। बिल्कुल। देखिए, मैं बस एक लाइन 2 लाइन जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार हैं, पारिवारिक राजनाथ जी के बेटे हैं, बाकी कई, एक नहीं सैकड़ों ऐसे गिना जाए। परिवारवादी पार्टी और पार्टी में परिवार के लोगों को टिकट दिया जाना, दोनों में अंतर होता है। परिवारवादी पार्टियां वो हैं जिनका जो वही परिवार तय करता है किसको का सत्ता जाएगा, किसमें नहीं। एक बार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन में सुना देता हूं, फिर हम लोग आगे इस बहस को करते हैं। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहे, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। ये लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी संयमित भाषा का इस्तेमाल किया, ये तो हमको कहना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे इस पर? देखिए, एक तो मैं बिना किसी संकोच के कहूँ कि नीतीश जी जिस अंदाज में, जिस भाषा में बात करते हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। परिवारवाद पर हमला, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सत्ता सौंप दी, इसलिए हमला हो सकता है कि अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री, मंत्री। अब तेज प्रताप यादव का क्या योगदान है? तेजस्वी तो बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियन दिखते हैं और आज भी उन्होंने बड़ा संयमित बयान दिया है, लेकिन जब वो अपने घर परिवार को मीसा को दे दिया, और उन्हें ये पूरा हमला करना चाहिए, ये करते, लेकिन बच्चे पैदा कर दिया, ये तो बड़ी बेहूदी बात है। और एक मुख्यमंत्री हैं आप, और मुझे समझ में नहीं आता कि विधानसभा में जो आपने बोला था उसी का ये एक्सटेंशन क्यों नहीं माना जाए। आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है, और क्या नीतीश कुमार के ऊपर जो गंभीर आरोप लगते हैं कि वो सचमुच कई बार बोलते बोलते नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। क्या आज फिर से मंच पर जो कल उनका दिखा, क्या फिर से वही उन्होंने किया? गलत बोला उन्होंने? बिल्कुल गलत बोला। बच्चे पैदा कर लिए, इससे किसी क्या लेना देना? परिवारवाद, वो परिवारवाद को स्थापित करना चाह रहे थे। परिवारवाद के लिए आप कहते हैं ना कि क्यों तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरा कोई लायक व्यक्ति नहीं आए उसी पर हाँ, शुरुआत दोनों का फर्क है। मैं फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल परिवारवादी पार्टी है लालू जी की पार्टी में। लालू जी की पार्टी परिवार के अलावा किसी कोई हैसियत नहीं है। यादव मुसलमान को भी कोई बड़ा नेता नहीं बन पाता है। पप्पू यादव आज तक भुगत रहे हैं यादव होने के बावजूद। लेकिन ये कि लालू जी के इतने बच्चे थे, उस पर टिप्पणी करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं। मैं एक छोटी टिप्पणी कर दे रहा हूं। समय में आप लालू जी के समय में बच्चे पैदा हो गए, जाने कितने लोग, कितने कितने बच्चे हैं, फिर वो बात होने लगी किसके कितने भाई बहन, किसके कितने बच्चे। चलिए ठीक है, कितनी खराब आपको उनके बोलने का शैली बिल्कुल खराब है, गलत। देखिए, भाषाई शैली पर ठीक है, हर्षवर्धन भी को रोष आया है, वाकई उचित भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लालू यादव खुद कहते थे मैंने परिवार नियोजन का विरोध किया है और इसलिए हमने इतने बच्चे पैदा किए हैं। वो कहते थे कि भाई उस समय जो इमरजेंसी लगा था, उस समय जिस प्रकार का स्टेरिलाइजेशन था, फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ था, और जिसको मन उसको पकड़ करके उसको नसबंदी कर दिया जाता था उस समय, तो एक प्रकार का दहशत था पूरे माहौल में। और उसके बाद एक बड़ा अद्भुत नैरेटिव बना था 1977 आते कि भाई लालू जी अक्सर कहते थे, संसद में बोल चुके हैं, हम उस समय परिवार नियोजन का विरोध करते थे। चलिए ठीक है, अब ये परिवारवाद, हम ये सवाल कर रहे थे जनता क्या मानती है, जहां परिवारवादी पार्टी वहां भ्रष्टाचार होगा ही क्या? दोनों साथ साथ चलते हैं क्या?
निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 चीजों पर या बहुत अगर कोई आक्रमण उदाहरण करते हैं। आपको याद हो किसी परिवार वाली पार्टी का जहां जिस पर करप्शन का ना दाग हो तो बताइएगा, मुझे तो नहीं याद आया। लेकिन मुझे लगता है कि एक परिवारवाद की नवीन पार्टी के रूप में पटनायक को आप कह सकते नहीं, हैं। नवीन उनका परिवार पटनायक ही नहीं इसलिए है, नहीं है, उनके आगे परिवार ही बीजू नहीं है। पटनायक के नहीं, बीजू बाद पटनायक के में निधन के बाद वो बने थे। बीजू पटनायक के निधन होने के बाद वो फिर वही सांसद बात आ बने, गई ना उसके कि बाद आज उन्होंने अपनी आज पार्टी नवीन बनाई। पटनायक के पास सत्ता है, बिल्कुल। लेकिन छोड़ के किसके पास जाएंगे? कोई नहीं है उनका कोई वारिस। नहीं, बिल्कुल है, उनका वारिस कोई नहीं है। उनका कोई वारिस नहीं है। तो देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर लगातार कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति को सिर्फ 3 चीजों ने बर्बाद किया है, उसमें एक परिवारवाद है, एक भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति है। जब प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं इस बात को कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का दामन साफ है, और जितना वो विपक्ष को परिवारवाद पे गेलेंगे, विपक्ष पे उस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस से लेकर सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी से लेकर छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी परिवारवाद के अंदर शामिल हो गए। और अब देखो अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में कहा जाता था कि भाई वो जिस राजनीति को लेकर आए सबके खिलाफ, अब तो उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय नजर आने लगी है, वो भी एक परिवारवाद सामने नजर आने लगा है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के अंदर यह कहा जाता है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की, योगी आदित्यनाथ अकेले हैं, प्रधानमंत्री अकेले, इसलिए परिवारवाद नहीं है। तो लालकृष्ण आडवाणी को तो परिवार था। लालकृष्ण आडवाणी चाहते तो क्या अपने बेटी को और बेटे को सांसद नहीं बना सकते थे? कभी लालकृष्ण आडवाणी ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक बड़े दिग्गज हुए। अभी नितिन गडकरी का आप है कि देखिए, मेरे बेटे को अगर राजनीति में आना है तो आए, लेकिन सीधे विधायक सांसद नहीं बनेगा, पहले पोस्टर चिपकाएगा सौरभ जी, पार्टी के नहीं, पहले इसका पोस्टर मैं आपको लगाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने उनसे कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मनोहर पर्रिकर ने कहा था जब तक मैं पार्टी के अंदर हूं, तुम बीजेपी के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते, तुम्हें राजनीति करना है तो तुम दूसरे पार्टी में जाके करो, भारतीय जनता पार्टी में मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, एक ठीक है। बस सिर्फ 4 लाइनों में, भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा अभी अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में क्या कोई जानता है क्या? वैसे मैं बता दूं कि उनकी पत्नी की माताजी यानी उनकी सास, वो जबलपुर से सांसद रही, बहुत बड़ी नेता थी। लेकिन अगर इधर की बात करें तो ठीक पहले के अध्यक्ष अमित शाह, उनसे पहले के राजनाथ सिंह, उनसे पहले के नितिन गडकरी, उनसे पहले के अध्यक्षों की बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनमें से किसी के बच्चे को राजनीति में आने की इजाजत नहीं मिली। राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में आए तो अटल जी ने उनको टिकट दे दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा मैं अध्यक्ष हूं, अभी टिकट नहीं दे सकते। जोशी जी के सिर्फ 2 बेटियां, 2 में से कोई राजनीति में नहीं। आडवाणी जी का 1 बेटा 1 बेटी, दोनों में से कोई राजनीति में नहीं। और अमित शाह के ऊपर भी आप चाहे जो कह दें कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो गया, लेकिन अमित शाह का बेटा भी ना तो सांसद है ना विधायक है जय शाह। ये पार्टी का दिखाता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये वाला मत करिए कि परिवार नहीं है तभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। परिवार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेताओं ने बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए, और आज भी वो श्रेष्ठ लेकिन ये उदाहरण तो के तौर पे सर स्थापित ये बात तो होती है। देखो मोदी योगी के पीछे कोई नहीं है, इसीलिए देखो नहीं, लोग इसीलिए होता है क्योंकि इन लोगों ने सौरभ सर, परिवारवादियों ने बहुत भ्रष्टाचार अगर किया। ऐसा होता दिल्ली में इस वजह से दिल्ली में होता है। सौरभ एक बार जी, राहुल जी की बात- दिल्ली में जरा- दिल्ली में जरा राहुल जी, दिल्ली में इनके ओपी पास- कोहली, इनके पास। दिल्ली में ओपी कोहली, हाँ ठीक बोलिए। रागी जी ने जो बात कही, मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2 ही पार्टियां ऐसी दिखाई देती हैं जो कि कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं। शायद इस कारण वहां पे परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, वो बीजेपी और वामपंथी दल। तो उनके कारण, क्योंकि वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहां नीचे से उभर के नेता आते हैं, इसलिए नहीं है। अगर हम इसको ये मत माने कि अच्छा टॉप आदमी जो है क्या वो परिवारवाद को वो करता है, टिकल डाउन करता है, तो अगर हम अभी के सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें तो कांग्रेस में 4 टिकटों में से 1 किसी ना किसी पॉलिटिकल परिवार को गया। अच्छा, बीजेपी में 5 में से 1 जो अभी तक टिकटें बैठी, उसमें किसी ना किसी पॉलिटिकल परिवार को ओके। गया। तो ऐसा मैं तो नहीं मानता कि पॉलिटिकल परिवार में कोई बच्चा जो है वो राजनीति की तरफ प्रेरित नहीं होगा। ये कह भी नहीं रहे। तो प्रेरित होगा, और उसमें अगर ऐसा है, उसमें पोटेंशियल है एक राजनेता बनने का, तो मुझे लगता है कि वो राइट ग्राउंड पे है कि वो आगे बढ़ सकते। नहीं, अगर लेकिन अब अगर पैदा होते ही राहुल जी को लगने लगा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक मैंने दिन, तब कहा तो ना, गलत 2 है ना? ही कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं, बाकी पार्टियां तो सारी आपकी जो है वो परिवार की पार्टियां हैं। तो क्या इस देश ने सारी परिवार की पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया नहीं है किया। ना सब जगह? तो देखिए, ये तो हमारे देश में लोकतंत्र है, ये तो जनता तय करती है किसको उसको वोट देना है, किसको नहीं देना। और ऐसे में मैंने आपको अभी एक फिगर बताया कि बीजेपी में किस तरह टिकट बंटवारा हुआ है और कांग्रेस में किस तरह से टिकट। नहीं, लोग अब इसको थोड़ा सा लोग इसको लेकर के कुछ नेगेटिव सोच रखने लगे कि नहीं रखने लगे? देखिए, बिल्कुल होगी। अगर लोगों में ये आकांक्षाएं बड़ी हैं कि वो भी पॉलिटिकल
पार्टियों में या फिर राजनीति में आना चाहते हैं और भविष्य देखना चाहते हैं, तो उनको लगेगा इन पार्टियों में तो कोई भविष्य नहीं है क्योंकि नेता वही रहना। ठीक है। हाँ सर, आपने देखिए यदि नहीं होता तो आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया जाता। आप देखिए होता क्या है कि यदि पिता किसी हालत में दिवंगत हो जाते हैं तो उनकी पत्नी को टिकट चला जाता है या बेटे को चला जाता है, तो एक ये इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की जाती है। डेमोक्रेसी में तो होना यही चाहिए था कि जो काडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसी को प्रमोट करें, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और बाकी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन वो इसका अपवाद हो मैं ऐसा नहीं मानता। यहां भी उसका स्वाभाविक कारण भी है कि जब कोई नेता होता है तो उनके बच्चे जो है तो राजनीति के अंदर ही वो ग्रूम कर रहे होते हैं, फिर वही प्रमोट धीरे धीरे करते हुए बड़े हो जाते हैं, फिर उनके लिए जयकारा लगना शुरू हो जाता है और बाद में ही जो है वो उनके लिए रास्ता बन जाता है। छोटा सा एग्जांपल, अभी रॉबर्ट वाड्रा का जन्मदिन था तो उनके घर केक काटने के लिए राहुल गांधी भी गए। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा पर तुम मत बोलिए, हमको बहुत सिंपैथी है। और उनके दोनों बच्चे बेचारा दामाद जी जो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट ये कर रहे थे कि देखो लाइन कितनी लंबी है अभी भी कांग्रेस में। राहुल जी तो अभी हैं ही, फिर प्रियंका जी हैं, फिर उनके बाद रेहान तक मामला जाएगा फिर अभी तो पूरी लाइन लगी हुई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप समझ सकते हैं कि जो सांसद है उसका बेटा भी जो है वो फिर अगले चाहता है कि ये तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी हो गई है। कोई सांसद है, कोई विधायक है तो ये मान करके चलता है कि ये मेरे पिता की कंस्टिट्यूएंसी है। चुनाव में लेकिन अगर ये मुद्दा बने तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से भी बचना चाहिए। कर्नाटका में येदियुरप्पा का एक बेटा विधायक है, दूसरा बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। येदियुरप्पा खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है। मुझे लगता है अगर आपके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर देना चाहिए था। आप 3 नेता और तीनों पोस्ट के अंदर बैठे हुए, और जो अभी कर्नाटका में लड़ाई चल रही है, येदियुरप्पा ने जो विद्रोह किया या बीजेपी में जो विद्रोह है वो इसी बात को लेकर हो रहा है। हम लोग आज कर्नाटका को येदियुरप्पा ने अपनी परिवार की पार्टी बना दिया है। कर्नाटक को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत फीडबैक आया था पहले कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है बताइए। तुमने तमिलनाडु आपके लिए लगभग हर प्रोग्राम में डिस्कस किया, और आज हम लोग कर्नाटका को डिस्कस करेंगे पॉलिटिकली, वहां पर क्या हो रहा है। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया पिछले दोनों चुनावों में, इस बार कांग्रेस वहां सत्ता में है, वहां इस बार क्या होगा या क्या बदलेगा, क्या पॉलिटिकल डायनेमिक्स चल रही है वहां की। और दूसरा, एक हत्याकांड ने जिस पर लव जिहाद का आरोप लगा है एक लड़के के ऊपर, उसने वहां की पॉलिटिक्स को बिल्कुल तेज कर दिया, गर्म कर दिया है। वो पूरा वाक्य भी मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी के अध्यक्ष कर्नाटका में जो लड़की जिसकी हत्या की गई उसके घर जाने वाले हैं। जी आप कुछ बोल रहे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी मुश्किल ये है कि उनके जितने सहयोगी दल हैं, जैसे आप रॉबर्ट वाड्रा को तो कह रहे हैं, चिराग पासवान के जीजा की बात क्यों नहीं करेंगे, अनुप्रिया पटेल के पति की बात क्यों नहीं करेंगे, ओम प्रकाश राजभर के बेटे की बात क्यों नहीं करेंगे। जितनी सहयोगी पार्टियां हैं सब सिर्फ परिवार में टिकट देती हैं।